प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10th विषय हिंदी के अंतर्गत क्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की परिभाषा क्या है? जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया की पहचान, जिसमें टेंस, काल या लकारों के चिन्ह जुड़े होते हैं, वही क्रिया होती है। क्रिया का वास्तविक रूप प्राप्त करने के लिए टेंस के या लकारों के या काल के चिन्हों को हटाकर यदि उसके स्थान पर ना जोड़ दिया जाता है तो क्रिया का वास्तविक रूप हमें प्राप्त हो जाता है, जिसका विश्लेषण मैंने आपको कारक प्रकरण के अंतर्गत कर दिया था। अब प्रश्न उठता है क्रिया के भेद। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया के दो आधार पर भेद किए गए हैं। क्रिया के दो आधार पर भेद किए गए हैं। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, इसका विश्लेषण करने से पूर्व हमें कर्म को समझना है। कर्म क्या है? कल हम कारक प्रकरण के अंतर्गत इसे पढ़ चुके थे। कर्ता के प्रियतम को कर्म कहते हैं, या कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है वह कर्म कहलाता है। कर्म का चिन्ह को है। यदि किसी शब्द में को लगा हुआ है तो हम पहचान जाएंगे कि ये कर्म है। यदि किसी शब्द में को चिन्ह जुड़ा हुआ नहीं है तो प्रश्न के माध्यम से हम कर्म की प्राप्ति करते हैं, और कर्म की प्राप्ति के लिए क्रिया में क्या और कहाँ प्रश्न जोड़ा जाता है। वास्तविक कर्म क्रिया में क्या प्रश्न लगाने से प्राप्त होता है? जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। स्वतः ही उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। तो क्रिया में क्या लगाने से कर्म की प्राप्ति हो जाती है? तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने गए हैं। पहली सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जैसा ही नाम से विदित हो रहा है, से प्लस कर्मक, जिस क्रिया में कर्म होता है, जो क्रिया कर्म के सेमी सहित होती है, वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। अर्थात जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया है। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि यदि क्रिया में क्या और कहाँ लगाने से उत्तर की प्राप्ति हो जाती है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म होता है वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं, और ऐसी क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एक कर्मक, नंबर 2 द्विकर्मक और नंबर 3 अपूर्ण सकर्मक। अब हम पढ़ेंगे एक कर्मक। जैसा ही नाम से विदित हो रहा है, एक कर्मक, जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम खाना खाता है, वह पत्र लिखेगी। अब यहाँ पर देखिए खाता है, इसमें चिन्ह लगे हुए, क्या हुई क्रिया। ऐसे क्रिया में हम क्या प्रश्न जोड़ दें? क्या खाता है? उत्तर की प्राप्ति होती है खाना। तो खाना क्या हुआ? कर्म। और कोई उत्तर मिलता नहीं। कितने कर्म मिल रहे हैं? एक। इसलिए ये वाक्य कैसा हुआ? एक कर्मक। वह पत्र लिखेगी,
क्या लिखेगी? उत्तर प्राप्त हुआ पत्र। पत्र क्या हुआ? कर्म। कितने कर्म मिल रहे हैं इसमें? एक। तो एक क्रिया कैसी हुई? सकर्मक। लेकिन कर्म कितने? एक, इसलिए क्या कहलाएगी? एक कर्मक। जिस वाक्य में एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब दूसरा भेद है इसका, द्विकर्मक। जैसा नाम से ही ज्ञात हो रहा है, द्वि मीन्स दो, कर्मक मीन्स कर्म। जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जहां दो कर्म होते हैं जिन्हें द्विकर्मक कहा जाता है। इसको सरल रूप से स्पष्ट करने के लिए आपको मैं संस्कृत की ओर लेकर के चलता हूं, जहां पर कुछ द्विकर्मक धातुएं स्पष्ट की गई हैं जिनसे द्विकर्मक क्रियाएं बनती हैं। ऐसी धातुएं संस्कृत में 16 हैं। तू है आच पच दंड रुध प्रच्छ ची ब्रूसास जी मथ मुसनी हरिक्रस और बह। इस प्रकार ये 16 जो धातु हैं ये 16 क्रियाओं का निर्माण करती हैं और ये 16 क्रियाएं कैसी हैं? द्विकर्मक हैं, अर्थात इनके योग में दो कर्म होते हैं। अब दो कर्म कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मुख्य कर्म और दूसरा होता है गौण कर्म। मुख्य कर्म कौन सा होता है? क्रिया में क्या लगाने से जो उत्तर की प्राप्ति में हमें मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। जैसे हमने एक कर्मक में देखा, राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो क्या लगाने से जो उत्तर मिलता है वह कर्म है और वह कर्म कौन सा कहलाएगा? मुख्य कर्म कहलाएगा। दूसरा है गौण कर्म। गौण कर्म कौन से हैं? ये कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जहां पर वाक्य में ये प्रयुक्त होती हैं तो वहां पर अन्य किसी कारक को भी कर्म का रूप दे देती हैं, उसे कर्म बना देती हैं। और कौन कौन से कारक को कर्म बनाती हैं? करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इन कारकों को भी ये कर्म बना देती है। तो ये कर्म जो होता है वो गौण कर्म कहलाता है। इसको हम उदाहरण से स्पष्ट रूप से समझेंगे। जैसे किसान बकरी को खेत पर ले जाता है। अब देखिए, ले जाता है, ले जाने वाला कौन है? किसान, कर्ता। ले जाता है क्रिया। अब क्या ले जाता है? बकरी। क्या लगाने से जो उत्तर प्राप्त होता है वो कौन सा कर्म कहलाएगा? मुख्य कर्म। अब खेत पर, खेत पर चिन्ह आ रहा है यहाँ पर, किस कारक का? अधिकरण का। लेकिन इसको भी कर्म बना देती है। किसान बकरी खेत को ले जाता है, खेत पर ले जाता है। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है? गौण कर्म। दूसरे उदाहरण से समझेंगे। राजा भिखारी को धन देता है। अब यहाँ पर देखिए, देता है क्रिया, क्योंकि इसमें लकारों के चिन्ह जुड़े हुए हैं, टेंसों के चिन्ह जुड़ लगे हुए हैं। तो देता है क्या हुई? क्रिया हो गई। अब इसी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कर्ता प्राप्त करना है तो क्या जोड़ेंगे? क्रिया में बाला कौन, बाली कौन। तो देता है तो देने वाला कौन? राजा। राजा कौन हुआ? कर्ता। देता है क्या हुई? क्रिया। क्या देता है? धन। क्या लगाने से जो उत्तर की प्राप्ति होती है
वह कर्म होता है। और कौन सा कर्म होता है? मुख्य कर्म। अब राजा भिखारी को धन देता है, तो राजा धन देने की क्रिया कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? भिखारी के लिए। भिखारी क्या है यहाँ पर? संप्रदान कारक। लेकिन यहाँ पर इसने कोचिन ग्रहण कर लिया। कोचिन लगने के कारण ये क्या बन गया? कर्म बन गया। और कर्म ये जो है, जो कर्म, करण, संप्रदान और अपादान, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण जो कारक हैं, जब ये कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो वह कर्म गौण कर्म कहलाता है। तो जहां पर हमें दो कर्म देखने को मिलते हैं, वे सभी क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। तीसरा भेद है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जिस प्रकार नाम से ज्ञात हो रहा, केवल शब्द को समझना है। क्रिया, जिन क्रियाओं में सकर्मक कर्म के होते हुए भी अपूर्ण अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। किसका? अर्थ का। तो जिन क्रियाओं में कर्म के होते हुए भी अर्थ का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस कर्म से संबंध रखने वाले किसी अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है। पूर्ण ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो कर्म से संबंध रखने वाले किसी अन्य शब्द की हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अध्यापक मूर्ख समझता है। अध्यापक मूर्ख समझता है। यहां पर क्रिया कौन सी है? समझता है। समझता क्रिया का कर्म कौन सा है? क्या समझता है? मूर्ख। तो यहां पर समझता क्रिया का कर्म क्या है? मूर्ख। क्रिया का कर्म भी है, लेकिन इस वाक्य का पूर्ण अर्थ हमें प्राप्त नहीं हो रहा। अध्यापक मूर्ख समझता है, वाक्य का पूर्ण अर्थ हमें ज्ञात नहीं हो रहा है। तो पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस कर्म से संबंध रखने वाले किसी अन्य शब्द की हमें आवश्यकता है। यदि हम इसमें जोड़ दें, जैसे छात्रों को, अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है, यदि इस अन्य शब्द को इसके साथ जोड़ दिया जाए तो इस वाक्य का हमें पूर्ण अर्थ प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी क्रियाएं अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। एक बार पुनः समझेंगे। जिन क्रियाओं में कर्म होते हुए भी अर्थ का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उस पूरा अर्थ या पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले किसी अन्य शब्द की आवश्यकता पड़ती है। वे सभी क्रियाएं अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दूसरा उदाहरण, उसे विद्वान मानती है। मानती है क्रिया का कर्म क्या है? विद्वान। अब उसे विद्वान मानती है, वाक्य का पूर्ण अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसका पूर्ण अर्थ प्राप्त करने के लिए इस विद्वान कर्म से संबंध रखने वाले किसी अन्य शब्द की आवश्यकता है। यदि उस शब्द को इसमें जोड़ दिया जाए पूर्ण अर्थ प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम इसमें जोड़ दें जनता। जनता उसे विद्वान मानती है, तो जनता शब्द को जोड़ने से इस शब्द का पूर्ण अर्थ हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी क्रियाएं जहाँ कर्म तो है, लेकिन कर्म के होने के साथ साथ यदि वह पूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं कर रही है और उस पूर्ण अर्थ को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, तो वे सभी क्रियाएं अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब इसका दूसरा भेद है अकर्मक। अकर्मक क्रिया। अकर्मक अर्थात नए प्लस कर्मक। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है, अर्थात जिन क्रियाओं में क्या लगाने से उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है, तो वे सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं।
आया समझ में? जिन क्रियाओं में क्या लगाने से उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है वे सभी क्रियाएं अकर्मक होती है। ये क्रियाएं दो प्रकार की हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। अब हमको दोनों को समझना है। तो पूर्ण अकर्मक, इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कर्म तो नहीं है, अकर्मक से तात्पर्य हो रहा है कर्म नहीं है, लेकिन पूर्ण अर्थ फिर भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसको साहित्यिक रूप में परिभाषित किया गया है कि इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात क्रिया और कर्ता दोनों ही यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं और वह वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ को प्रकट करता है। ऐसी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्थित्यर्थक और एक गत्यर्थक। स्थित्यर्थक स्थिति को प्रकट करने वाली, गत्यर्थक गति को प्रकट करने वाली, गति को बताने वाली। जैसे बालक रो रहा है। अब यहाँ पर बालक किस स्थिति में है? रोने की स्थिति में है। वह बैठा है, तो यहाँ पर बैठा है कौन? वह, इसमें कोई कर्म नहीं है। रोना, क्या रोना? बैठना, क्या बैठना? उड़ना, क्या उड़ना? तो यहाँ पर स्थिति को प्रकट किया जा रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया हुई? स्थित्यर्थक। वे क्रियाएं जो स्थिति को प्रकट करती हैं वो स्थित्यर्थक अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी गत्यर्थक, जो गति को प्रकट करती हैं, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं, उड़ना क्रिया हुई। उड़ने वाले कौन? पक्षी। क्या उड़ रहे हैं? उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही है, अर्थात क्रिया कैसी है? अकर्मक है। लेकिन क्या प्रकट हो रहा है यहाँ पर? उड़ रहे हैं अर्थात गति हो रही है, गति को प्रकट किया जा रहा है, तो क्रिया कौन सी हुई? गत्यर्थक। दूसरा उदाहरण, मछली जल में तैर रही है। तैर रही है, तैरने वाली कौन? मछली। कर्ता हुई, कर्ता अनुसार क्रिया आ रही है। किस में तैर रही? जल में। किस में? किस पर लगाने से अधिकरण कार्य की प्राप्ति होती है? जिसके अंदर किसी का होना पाया जाए, या कर्ता जिस आधार पर क्रिया करता है वह अधिकरण कहलाता। अधिकरण का चिन्ह क्या है? मैं, पे, पर। तो ये क्या हुआ यहाँ पर? आकाश और जल अधिकरण। लेकिन यहाँ पर तैर रही हैं, क्रिया रूप प्राप्त होगा तैरना। तो क्या तैरना? किसी प्रकार उत्तर प्राप्ति नहीं होती, तो ये क्रिया कैसी है? अकर्मक। और कैसी है? गति को प्रकट कर रही है, तैरना, गति हो रही, चलना हिलना डुलना पाया जा रहा है, गति है, इसलिए क्रिया कैसी हुई भैया? गत्यर्थक हुई। इसके बाद आते हैं हम अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। जिस क्रिया में वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता के अतिरिक्त अन्य पूरक शब्द के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है वे अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। क्रिया कैसी है? अकर्मक है, कर्म उसमें है ही नहीं, लेकिन अर्थ का पूर्ण ज्ञान भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। क्रिया अकर्मक है, अर्थ का पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो रहा है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कर्ता के अतिरिक्त किसी दूसरे पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, तो वे क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राम बहुत है,
अब यहाँ पर है मीन्स होना, क्रिया हुई, राम बहुत है, होना क्या है, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुई, क्रिया है अकर्मक, अर्थ का पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका पूर्ण अर्थ ज्ञान या पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस कर्ता से संबंध रखने वाले किसी दूसरे पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर हम जोड़ दें चतुर शब्द को, तो इस वाक्य का हमें पूर्ण अर्थ प्राप्त हो जाएगा, राम बहुत चतुर है। तो जिस क्रिया के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता के अतिरिक्त अन्य पूरक शब्द के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है तो वे अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। तो यहाँ पर चतुर क्या है भैया, पूरक शब्द है। दूसरा उदाहरण, हम होंगे, होंगे क्या हुई, क्रिया, होना क्रिया हुई, क्या होंगे, कोई उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए क्रिया कैसे हुई, अकर्मक। हम होंगे वाक्य पूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस कर्ता से संबंध रखने वाले किसी दूसरे पूरक शब्द को इसमें लगाना पड़ेगा। अब इसमें हम जोड़ दें कामयाब, तो इस वाक्य का हमें पूर्ण अर्थ प्राप्त हो जाएगा। तो हम होंगे कामयाब या हम कामयाब होंगे। तीसरा उदाहरण, वे थे, वे कर्ता, थे क्रिया, था थे थी, भूतकाल को प्रकट कर रहा है, थे अर्थात होंगे, स्थिति को प्रकट किया जा रहा है, प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, लेकिन अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो रहा। तो इसके पूर्ण अर्थ को प्राप्त करने के लिए हमें इस कर्ता बे से संबंध रखने वाले किसी दूसरे पूरक शब्द को इसमें लगाना पड़ेगा, तब जाकर के इसका अर्थ प्राप्त होता है। जैसे हम जोड़ दें इसमें, बे बीमार थे, हमने इसमें पूरक शब्द बीमार जोड़ दिया, तो बे बीमार थे, एक वाक्य का निर्माण हुआ जो अपने पूर्ण अर्थ को प्रकट करता है। तो ऐसी क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने इन क्रियाओं का एक वास्तविक विश्लेषण पढ़ा। कौन सी क्रियाएं पढ़ी, सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं। लेकिन एक विशेष चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि कभी कभी सकर्मक क्रियाएं अकर्मक में और अकर्मक क्रियाएं कभी कभी सकर्मक में प्रयुक्त हो जाती हैं। यह होना वाक्य में उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। विशेष रूप से ध्यान देनी है बात कि क्रियाओं का सकर्मक होना या अकर्मक होना उनके प्रयोग पर निर्भर करता है कि वाक्य में उनका प्रयोग किस स्थान पर किया जा रहा है, किस जगह पर किया जा रहा है। कभी कभी अकर्मक क्रियाएं सकर्मक में और सकर्मक क्रियाएं अकर्मक में प्रयुक्त हो जाती हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया कैसी है भैया, सकर्मक क्रिया है, लेकिन सकर्मक होने के साथ साथ कभी कभी यह अकर्मक में भी प्रयुक्त हो जाती है। जैसे दो वाक्य दे रहा हूं आपके लिए, राधा पुस्तक पढ़ती है। अब आपको ही देखना है कि ये वाक्य में क्रिया कौन सी है और वो सकर्मक है या अकर्मक है। तो मैंने आपको बताया जिसमें चिन्ह जुड़े होते हैं वो कैसी है, क्या है, क्रिया है, पढ़ती है, क्या हुई, क्रिया, अर्थात पढ़ना क्रिया। अब इस क्रिया में यदि हम क्या जोड़ दें और उत्तर की प्राप्ति हो जाए तो क्रिया कैसी कहलाएगी, सकर्मक। तो राधा पुस्तक पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है, पुस्तक। उत्तर मिला तो क्रिया कैसी रह गई, सकर्मक। दूसरा उदाहरण,
राधा विद्यालय में पढ़ती है। क्रिया एक ही है, केवल वाक्यों प्रयोग में परिवर्तन हुआ। राधा विद्यालय में पढ़ती है। तो यहाँ पर पढ़ती है, पढ़ने वाली कौन? राधा। राधा कौन हुई? कर्ता। पढ़ती है क्या हुई? क्रिया। अब क्या निकालना है हमको? कर्म। कर्म किससे निकलता है? क्या लगाने से। क्या पढ़ती है? उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए इसमें कर्म नहीं है। विद्यालय में चिन्ह कौन जुड़ा हुआ है? मैं पेपर जहाँ पर जुड़ा हुआ हो वह अधिकरण कारक होता है। तो ये क्या है? अधिकरण है, इसलिए यहाँ पर क्रिया कैसी है? वही अकर्मक। लेकिन देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कुछ क्रियाएं, जैसे पढ़ती क्रिया कैसी है? सकर्मक। लेकिन कहीं कहीं पर यह अकर्मक के रूप में भी प्रयुक्त हो जाती है, जैसे यहाँ पर सकर्मक और यहाँ पर अकर्मक। तो कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी क्रिया अकर्मक है, यह वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही प्रकट होती है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा उदाहरण, जैसे खेलना। राम फुटबॉल खेलता है। खेलता है क्रिया, क्या खेलता है? फुटबॉल। उत्तर मिल रहा है, इसलिए क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक। और इसको हम बदल दें, राम रोज खेलता है। अब खेलता है, उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही, तो यहां पर यह क्रिया कैसी हो गई? अकर्मक। अगला, खुजलाना। खुजलाना क्रिया भी इसी तरह कहीं कहीं पर सकर्मक के रूप में और कहीं कहीं पर अकर्मक के रूप में भी प्रयुक्त होती है। जैसे हाथी शरीर को खुजलाता है। खुजलाता है, ताहे जुड़ा हुआ है, तो इससे ये क्या हुई? क्रिया। क्या खुजलाता है? शरीर। तो शरीर क्या हुआ? कर्म। तो यहां पर यह क्रिया सकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है। यदि इसको परिवर्तित कर दिया जाए, जैसे उसका शरीर खुजलाता है, उसका शरीर खुजलाता है, कहने का ढंग बदला, परिवर्तन हुआ थोड़ा सा कहने में। उसका शरीर खुजलाता है, तो यहां पर खुजलाने क्रिया कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। खुजलाना, क्या खुजलाना? और शरीर संबंध किसका है? उसका। तो यहां पर क्रिया कैसी हुई? अकर्मक। उसी प्रकार एक क्रिया और देखेंगे, जैसे ऐंठना। जैसे ऐंठना। ऐंठना जो क्रिया है, यह भी कभी कभी सकर्मक के रूप में और अकर्मक के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। जैसे वह रस्सी ऐंठ रहा है। ऐंठना का तात्पर्य बल देना। तो ऐंठ रहा है, ऐंठना। यहां पर ऐंठना क्या हुई? क्रिया। और क्या ऐंठ रहा है? उत्तर मिल रहा है रस्सी। तो यहां पर रस्सी क्या हुई? कर्म। तो यहां पर यह किस रूप में प्रयुक्त हुई है? सकर्मक क्रिया के रूप में। उसी प्रकार दूसरे शब्दों में यदि हम इसको लिख दें, जैसे
पानी में रस्सी ऐंठती है। अब यहाँ पर ऐंठती है, ऐंठने वाले कौन? रस्सी, कर्ता हो गई। किस में ऐंठ रही है? पानी में। पानी अधिकरण हो गया। तो ऐंठती है, क्या ऐंठती है? उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये किस रूप में प्रयुक्त हो गई? अकर्मक के रूप में। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्रियाओं का सकर्मक या अकर्मक होना उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। इसलिए कभी कभी ये सकर्मक क्रियाएं अकर्मक में और अकर्मक क्रियाएं सकर्मक में प्रयुक्त हो जाती हैं। यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रियाओं के भेद पूर्ण हो जाते हैं। आगे हम प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रियाओं के भेदों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।